नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है उसकी कॉपी जो है वो चेक करके दिखाऊंगा। मेरा जो 10 साल का जो अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि जो बोर्ड की जो कॉपी है वो किस प्रकार से चेक होती है। पिछले 10 साल से जो मैं है ये मूल्यांकन कर रहा हूँ। और एक एग्जामिनर जो है एक स्टूडेंट से क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो आपसे क्या उम्मीद करता है, इसको लेकर अपन डिस्कस करेंगे। और कॉपी कैसे चेक होती है वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। एक कॉपी जो मैं आपको पूरी बोर्ड की कॉपी जो मैं आपको चेक करके बताऊंगा। मेरे पास जो बोर्ड की कॉपी है, किस प्रकार से बोर्ड की कॉपी आती है और किस प्रकार से उसमें काम करना होता है, इसको लेकर अपन बात करने वाले हैं। देखिए, जो पेपर जो होता है आपका, जैसे मेरे पास एक पेपर है, ये जो बोर्ड का जो पेपर होता है इस प्रकार से, जैसे मान लो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सेक्शन ए, खंड ए में खंड ए है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो आगे जो पेपर जो है अलग अलग खंडों में जो है पेपर बटा होता है ना। प्रत्येक जो पेपर है वो उसके अलग अलग खंड होते हैं। आप देख सकते हो ये आपका खंड बे हो गया, और फिर इस प्रकार से आप देख सकते हो ये खंड से हो गया और खंड दे हो गया। देखिए, पेपर को खंडों में बांटने का जो मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि जो मार्किंग है उसको थोड़ा इजी किया जा सके, है ना। प्रत्येक खंड जो होता है एक फिक्स नंबर का होता है। सपोज मान लो कि जो ये पेपर जो मेरे पास है इसमें जो पार्ट ए है, जो खंड ए है, वो खंड ए में जितने भी जो प्रश्न है वो सभी 1 नंबर के हैं, है ना। जितने भी जो प्रश्न है सभी 1 नंबर के। उसी प्रकार से जो खंड बे है उस खंड बे के सभी प्रश्न जो है वो 2-2 नंबर के हैं। तो अगर मान लो कि कोई बच्चा ने, अगर मान लो जैसे ये इस बच्चे ने यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हो खंड ए लिख रखा है, खंड ए लिख रखा है, इसका मतलब इसमें जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो सब 1-1 नंबर के हैं। तो मुझे क्या होगा कि अगर बार बार पेपर को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बच्चे ने यहाँ पर लिख दिया खंड ए, इसका मतलब जब तक खंड बे नहीं आ जाता, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे इसका खंड बे यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब जितने भी ये प्रश्न जो इस बच्चे ने कर रखे हैं वो सारे प्रश्न खंड ए के हैं। तो मुझे बार बार पेपर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मान लो तीसरा प्रश्न कितने नंबर का है, चौथा प्रश्न कितने नंबर का है। तो इस प्रकार से जब भी आप पेपर जब सोल्व करते हो ना, तो जब अगर पेपर में लिखा हुआ है खंड ए खंड बे यानी पार्ट ए पार्ट बी लिखा हुआ है, इसका मतलब आप उसको जरूर लिखें। दूसरा, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बच्चे ने काफी अच्छे से आप देख सकते हो कर रखा है, सारणी इसने बना रखी। इस प्रकार से कॉपी आती है जहां पर आप देख सकते हो लिख रखा है कि शिक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, प्रश्न संख्या और विद्यार्थी का उत्तर। यहाँ पर ये चीजें पहले से बोर्ड में लिखी हुई आती है। तो जब एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है तो वो यहाँ पर जितने भी जो नंबर होंगे वो यहाँ पर देगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो 5 ऑप्शन है ना, 5 क्वेश्चन है पहले के अंदर। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो बोर्ड का जो पेपर है इसमें भी आप देख सकते हो इस प्रकार से मेरे सामने आप देख सकते हो कि ये पहला प्रश्न है, देखिए, है ना, ये पहला प्रश्न है। फिर पहले प्रश्न में ये रोमन संख्या में आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। तो जिस प्रकार की जो मार्किंग जो है ना वो पेपर में की होती है, उसी प्रकार की मार्किंग जो है आपको आपकी आंसर शीट में करनी होती है। इसमें क्या होगी, एग्जामिनर को कंफ्यूजन नहीं रहता है। कभी कभी क्या आते, कई बार जैसे मान लो कि ये मान लो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फिर इसका मान लो कि जैसे रोमन संख्या में लिखना होता है पहला क्वेश्चन, लेकिन कई बार बच्चे यहाँ पर भी नॉर्मल लिख देते हैं, नंबर 1 नंबर 2 कर देते हैं। जैसे मान लो ये दूसरा क्वेश्चन, तो अगर कोई बार बच्चे जैसे ये जो सेकंड क्वेश्चन रोमन संख्या में इसको यहाँ पर लिख देते हैं तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दूसरा क्वेश्चन है या पहले का दूसरा है ना। तो ऐसे में मार्किंग में कई बार दिक्कत आती है। तो जब भी अगर ऑब्जेक्टिव अगर आपके है तो इस प्रकार की जो सारणी बनाकर आप लिखें, ताकि अगर आप ऐसे लिखोगे तो पूरा पेज लगेगा, लेकिन यही काम आप देख सकते हो 3 से 4 लाइनों में आपके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जहां पर यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यानी यहाँ पर इस बच्चे के ये जो 5 क्वेश्चन है 5 सही है, तो यानी इसके नंबर हो जाते हैं 5। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं शिक्षक द्वारा प्रदत्त अंक जो है वो कितने हो गए, 5 हो गए। फिर यहाँ पर ये जर्मेनियम में, यानी ये क्वेश्चन भी जो है बच्चे ने काफ़ी अच्छा लिखा है, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन है 1 नंबर का है, खंड ए का, तो ठीक है। फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्राचीन दाब की जो परिभाषा पूछी गई है, बिल्कुल बच्चे ने लिख रखा है प्राचीन दाब। इस प्रकार से लाइनिंग करना जो है वो टीचर के लिए अनिवार्य होता है। लाइनिंग करने का मतलब ये हुआ कि टीचर ने इस क्वेश्चन को जो है पढ़ा है ना। तो ये भी क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। फिर चौथा क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का है, क्योंकि पार्ट ए है तो जाहिर सी बात है सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। अब दूसरी बात क्या देख सकते हो कि जो कॉपी जो है काफ़ी बड़ी आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो पेज नंबर लिखे हैं, इस प्रकार से पेज नंबर लिखे होते हैं कॉपी के ऊपर। कॉपी जो है काफ़ी बड़ी आती है, इसलिए कॉपी बहुत ही कम चांस में ऐसा देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में इतनी बड़ी कॉपी होती है जो कॉपी जो है पूरी भर जाए। बहुत कम चांस होता है जब कॉपी जो है वो पूरी भर जाती है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा ब्रेक देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे ने जब क्वेश्चन लिख किया है तो उसके बाद इसने 2 लाइनें छोड़ रखी है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि क्वेश्चन जो चेंज हो रहा है साफ साफ दिखाई दे रहा है। कई बार बच्चे 1 लाइन छोड़ते हैं। भाई कॉपी बहुत बड़ी है ना, आप आराम से गैप रखो ना, क्या दिक्कत आ रही है।
जितना गैप रखोगे आपका क्वेश्चन साफ साफ दिखाई देगा, है ना। दूसरा देखो इसने काफी अच्छा लिख रखा है, यहाँ पर हेडिंग लगाने के बाद इस लाइन को छोड़ रखा है, फिर यहाँ से इसने प्रासरण दाब की परिभाषा लिख रखी है, तो यहाँ पर ये प्रासरण दाब आप साफ साफ देख सकते हो कि हाईलाइट हो रहा है ना। प्रासरण दाब साफ साफ क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप जैसे मान लो परायोनियम तत्व इसने लिख रखा है, तो ये भी देखो साफ साफ से क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। ये छठा क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि लेंथेनाइड की जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये +3 होती है, बिल्कुल इसने भी सही अच्छे से कर रखा है आंसर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो खंड ए जो है, तो मुझे अब बार बार पेपर को देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मुझे पता है कि जो खंड ए है वो सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अगर मान लो कि बच्चा यहाँ पर खंड ए नहीं लिखता और मुझे पता भी नहीं होता कि कौन से क्वेश्चन है, तो कई बार एग्जामिनर में या यूं कह सकते हैं कि जो बच्चे जो है ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो किसी ने पहला किया, फिर दूसरा किया, तीसरा करने के बाद डायरेक्ट 17वां क्वेश्चन कर देता है, 18वां क्वेश्चन कर देता है, 22वां क्वेश्चन कर देता है। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि अगर मैंने जैसे मान लो कि पहला चेक किया, दूसरा चेक किया, फिर उसने 17वां क्वेश्चन किया, तो फिर मुझे 17वां क्वेश्चन वापस देखना पड़ेगा, पेपर में देखना पड़ेगा कि यार ये कितने नंबर का है। फिर उसने 22वां कर दिया तो मुझे फिर से पेपर में देखना पड़ेगा कि ये कितने नंबर का है। तो इस तरह की गलती अपने को नहीं करनी है। खंड ए लिख दिया, खंड ए में अगर मान लो 10 क्वेश्चन है, उसको आप आगे पीछे कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। खंड ए को आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अगर अपन देखते हैं यहाँ पर एसीटोन का सूत्र, ये 7वां क्वेश्चन है। एसीटोन का सूत्र यानी IUPAC नाम यहाँ पर पूछा गया है, बच्चे ने बिल्कुल सही लिख रखा है यहाँ पर। फिर DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोथेन, बच्चे ने बिल्कुल सही लिख रखा है। फिर है ब्रेडिंग आर्क विधि। देखिए ये चित्र के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदत डाले पेन से बनाने की, है ना। पेन से बनाने का फायदा क्या होगा, देखो पेन से बनाने का फायदा ये होगा कि जो एग्जाम की जो कॉपी जो होती है आपकी, एग्जाम होने के लगभग 1 या 2 महीने लग जाते हैं चेक होने में, तब तक पेंसिल से जो चित्र आप बनाते हो वो लगभग क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। पेंसिल का चित्र बनाने का मकसद ये है कि आप गलती कर रहे हो तो उसको मिटाओगे, तो आप पहले खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लो ना, ताकि आप गलती हो ही नहीं। इतने भी मुश्किल चित्र नहीं होते, कोशिश करो पेन से बनाने की आदत डालोगे। जब आदत डालोगे तो ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पेन से बनाना सीख जाओगे। जैसे भी इसने भी देखो पेन से बना रखा है और काफी अच्छा चित्र इसने बना रखा है यहाँ पर, है ना। काफी अच्छा चित्र यहाँ पर ऊर्जा अभिक्रिया इसने लिख रखी है, बिल्कुल 1 नंबर का हो गया। यहाँ पर इसका IUPAC नाम पूछा गया है, इसने बिल्कुल सही लिख रखा है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। जब तक देखो पार्ट बे नहीं आ जाता, इसका मतलब सारे क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 1-1 नंबर के हैं। यहाँ पर इसकी समन्वय संख्या पूछी है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी 1 नंबर का। अब आ गया आपका पार्ट बे। पार्ट बे में आप देख सकते हो ये 14वां क्वेश्चन है और इसके 2 क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर बच्चे ने बिल्कुल सही कर रखा है 14वां क्वेश्चन। फिर इसका यहाँ पर देखो पहला जो क्वेश्चन है ये रोमन संख्या में पेपर में दिया हुआ, तो इसने भी रोमन संख्या में लिख रखा है। सेकंड क्वेश्चन देखो जो 14वां है इसका सेकंड क्वेश्चन, इसने भी इसको बिल्कुल रोमन संख्या में, जो जिस फॉर्मेट में पेपर में क्वेश्चन क्रमांक लिखे होते हैं उसी फॉर्मेट में आप लिखें, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि प्रश्न संख्या लिख रखी है, तो यहीं पर आपको प्रश्न संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो खंड बे के सारे क्वेश्चन 2 नंबर के, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ दोनों क्वेश्चन जो है बिल्कुल बच्चे ने सही कर रखे हैं, यानी ये कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया। तो यहाँ पर टीचर जो अंक देता है अंकन, वो यहाँ पर देता है इस प्रकार से। फिर आप देख सकते हो 15वां क्वेश्चन, इसने क्वेश्चन नंबर 15। अब 15वें क्वेश्चन में मैं देखता हूँ यहाँ पर जो पेपर में अगर अपन देखते हैं जो 15वां क्वेश्चन है उसमें भी बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है ए बे से के रूप में, है ना। तो यहाँ पर इसने बच्चे ने लिख रखा है, देखो 15वें का ए हो गया और 15वें का बे हो गया, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख रखा है। ये इसकी टेफ्लॉन के बारे में पूछा गया है ना। और ये यहाँ पर बहुलक के बारे में पूछा गया, 2 नंबर बिल्कुल सही है। काफ़ी अच्छा काम कर रखा है बच्चे ने। राइटिंग जो है थोड़ी सुधारे, यहाँ पर आप देख सकते हो राइटिंग बच्चे ने लिख रखी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है ना। जितनी जो है एक उम्मीद की जाती है 12th क्लास के बच्चे से, उतनी राइटिंग जो है इतनी अच्छी नहीं है। लेखन कार्य जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर अधिशोषण और अवशोषण में अंतर पूछा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बच्चे ने पहला कर रखा है और ये यानी ए और ये बे कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं SSC का चित्र पूछा है, तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मुझे देखो सीधी सीधी सुविधाएं जो मुझे आपस में मिल रही है कि मुझे बार बार पेपर को देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सबसे खास बात है कि मुझे पेपर को देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जब एग्जामिनर खुश होकर कॉपी चेक करेगा तो वो मार्किंग भी थोड़ी क्या कि ईजी करेगा, और अगर आप एग्जामिनर को डिस्टर्ब करोगे तो फिर उसका भी दिमाग खराब हो सकता है, तो उसका खामियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ सकता है। अच्छे से लिखे, आपने लिखा है, आपके समझ में आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। समझाना आपको किसको है, एग्जामिनर को समझाना है। किसको समझाना है, एग्जामिनर को समझाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जैसे अब देखो यहाँ पर बच्चे ने 18वां कर रखा है, फिर यहाँ पर 17वां कर रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि खंड बे है। तो मैंने अभी आपको बताया कि खंड बे के क्वेश्चन जो है आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, खंड बे क्वेश्चन को आप आगे पीछे करो। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके भी 2 क्वेश्चन है, इसने बच्चे ने 2 क्वेश्चन कर रखे हैं, यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो 17वां क्वेश्चन है इसका भी इसने ए लिख रखा है और यहाँ पर ये लिख रखा है इसने बे, यानी ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन जो है काफ़ी इसने अच्छे से कर रखा है।
अनुनाद जो बनाना है इसने काफ़ी अच्छे से बना रखा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हैं कि अब ये स्टार्ट हो गया, खंड से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बच्चे ने जितना काम किया है अच्छे से किया है। ठीक है, तो खंड से यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस बच्चे ने कर रखे हैं, और यहाँ पर पूछा गया है कि एल्कोहल और वे ईथर का मिश्रण नेट्रालाइट कहलाता है। यहाँ पर अनुनादी संरचना, और यहाँ पर ये काफ़ी देखो, अगर बच्चे ने यहाँ पर लिख दिया समाप्त, तो आपको भी क्या करना है कि जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आपको कॉपी के पीछे क्या लिख देना है, समाप्त लिख देना है। समाप्त लिखने के बाद जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने गलती कर रखी, देखो इसने पेज को काट नहीं रखा है, जितने भी पेज जो छूटे होते हैं ना उसको आपको काट देने हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपकी कॉपी के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सके। आपने समाप्त लिख दिया, इसके बाद आगे कोई लिख नहीं सकता, कोई भी एग्जामिनर या कोई भी जो भी XYZ उस कॉपी में कुछ नहीं लिख सकता उसके बाद। इसलिए कहा जाता है कि उस पेज को आपको, जितने भी जो पेज बच्चे होते हैं उसके बाद जो खाली पेज है आपको क्या कर देना है, उनको एक एक लाइन से काट देना है। दूसरा जो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक मेरे पास पेपर है और खंड दे है ना, खंड दे जो है यहाँ पर आप देख सकते हो अथवा में पूछा गया है। ये 21वां क्वेश्चन है और यहाँ पर ये लिख रखा है अथवा लिखा हुआ है। ठीक है, तो या तो आपको ये करने हैं या आपको ये 3 करने हैं। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन जैसे मान लो एक यहाँ से कर लिया फिर 2 यहाँ से कर लिया, तो ऐसे नहीं करना है। या तो आपको 3 ये करने हैं या फिर आपको 3 ये करने हैं। जब आप ये 3 ये कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 लगा के 3 ये कर लो। लेकिन जब आप ये 3 कर रहे हो ना, तो आप कोशिश करो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 21 लगा दिया और आप अथवा वाले कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या लिख दो, क्वेश्चन में आंसर शीट में क्या लिख दो, अथवा लिख के फिर करो। तो उसमें टीचर को ध्यान में रहेगा कि यार ये अथवा के बाद वाले क्वेश्चन किए गए हैं। तो बहन काम जितना अगर आप क्या करोगे, टीचर का काम जितना आसान करोगे, है ना, कॉपी चेक करने में टीचर का काम जितना आसान करोगे, आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि बोर्ड की कॉपी में जब आप काम करो तो देख सकते हो कि कॉपी मैंने आपके सामने जो है चेक करके बताई है। मेरा जो 10 साल का जो तजुर्बा है, अनुभव है, और जो मेरे जो बहुत सारे जो साथी मित्र हैं जो मूल्यांकन का काम करते हैं, कई बार हम इससे भी इसको लेकर, कॉपी को लेकर डिस्कस करते हैं कि क्या उनका अनुभव रहता है। तो सबसे पहले मेरा जो अनुभव रहा है कि जब मैंने और भी जो टीचर है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर कॉपी की जो बनावट है, जो बच्चे ने लिखा है, अगर लेखन अच्छा हो तो एक अपना आप दिमाग में एक छवि बन जाती है कि यार बच्चा इंटेलिजेंट है ना। तो लिखने का जो काम है वो जितना आप अच्छा रखोगे, काफ़ी बेनिफिट जो है आपको मिलता है। और कॉपी को व्यवस्थित तरीके से बनाना है, आपके समझ में आता है उससे काम नहीं चलता है। जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसके समझाना, आपको समझाना उसी को है, क्योंकि नंबर आपको वही देगा। अब जिस बच्चे ने ये काम किया कि मेरे समझ में आना चाहिए ना, उसके समझ में आ रहा है, तो उससे क्या मतलब, उसके सामने तो कॉपी चेक हो नहीं रही है। तो मैं तो यहाँ चेक रहा हूँ, मुझे तो ये पता भी नहीं है कि ये कौन से बच्चे की कॉपी है, कहाँ की कॉपी है, ये लड़का है या लड़की है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे केवल बस यहाँ पर जो लिख रखा है, आंसर जो लिखे हुए हैं, मुझे उन आंसर से मतलब है। और यहाँ पर मैं टोटलिंग कर लूँगा इनकी, जो नंबर यहाँ पर जैसे दे रखे हैं इनकी, है ना, ये शिक्षक द्वारा प्रदत्त अंक जो होते हैं, है ना, इनकी मैं क्या करूँगा, टोटलिंग कर लूँगा। ठीक है, और दूसरी बार जब ये कि जब आप फॉर्म वापस लगाते हो तो रीचेकिंग कॉपी जो है नहीं होती है, कभी भी रीटोटलिंग हो सकती है ना। बोर्ड की कॉपियाँ जो है रीचेक नहीं होती, रीटोटल हो सकता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की जो कॉपियाँ होती है वो फिर से चेक हो सकती है। लेकिन बोर्ड की जो कॉपियाँ उसमें टोटल होता है। भाई आपने अगर मान लो टीचर ने जो ये टोटल है, यहाँ पर टोटल करने में अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो वो इसको फिर से क्या कर सकता है, टोटल कर सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, कॉपी को व्यवस्थित तरीके से करें, कॉपी को अच्छे से मैनेज करें। कॉपी किस प्रकार से चेक होती है, एक छोटी सी कॉपी मैंने आपको चेक करके बताई। इस प्रकार से जैसे मान लो यहाँ पर लाइनें जो है मैंने नहीं लिख कर रखी है ना, यहाँ पर तो मुझे ये लाइनें खींचनी पड़ेगी। इस प्रकार से लाइनें खींचने का मतलब ये हुआ कि टीचर ने इनको पढ़ा है, जैसे ये है ना, इस तरीके से लाइनें। अभी मैं इसको एक आपके सामने चेक करके बता रहा हूँ, बाकी व्यवस्थित तरीके से जो कॉपी जो इस प्रकार से चेक होती है आप देख सकते हो। ये इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं सोचता हूँ आपके, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम आगे दो तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी कि कॉपी की जो है किस प्रकार से तैयार करना है। ठीक है, धन्यवाद।